नमस्कार, JCERT के डिजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है हमारी पृथ्वी और इस पुस्तक का अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ पढ़ना शुरू कर दिए हैं। बच्चों, इस अध्याय का यह दूसरी वीडियो है और दूसरी वीडियो में हम लोग पृथ्वी की गतियाँ के अंतर्गत यह समझेंगे कि परिक्रमण किसे कहते हैं, परिक्रमण गति का क्या महत्व है, लीप वर्ष क्या कहलाता है और ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अध्याय पृथ्वी की गतियाँ का दूसरी वीडियो। बच्चों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करती है। वृत्त तो आप लोग देखे हैं पूरी तरह गोल होती है चूड़ी की तरह, लेकिन यहाँ देखिए कि दीर्घ वृत्ताकार अंडे की तरह होती है। इसे अंडाकार भी कह सकते हैं, लेकिन सही शब्द है दीर्घ वृत्ताकार पथ। तो पृथ्वी गोल नहीं घूमती है, यह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है और इस तरह घूमने की प्रक्रिया को परिक्रमण कहते हैं। बच्चों, आपने जाना कि पृथ्वी को सूर्य का इस तरह एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यही समय पृथ्वी पर एक वर्ष या एक साल कहलाता है। बच्चों, इसी कारण परिक्रमण गति को पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। घूर्णन को दैनिक गति कहते हैं, लेकिन परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। आप भली भांति समझ लीजिए बच्चों कि पृथ्वी की घूर्णन मतलब अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमना एवं परिक्रमण माने घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना साथ साथ होता है। समझ रहे हैं कि पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण गति साथ साथ होती है। पृथ्वी की घूर्णन की गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि पृथ्वी की परिक्रमण गति 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस दोनों बातों को याद रखिएगा। बच्चों, आइए अब हम परिक्रमण की गति के महत्व को समझते हैं। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब बात आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों, पृथ्वी की परिक्रमण गति एवं अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ कौन कौन सी ऋतुएं हैं? बच्चों, ये ऋतुएं हैं गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं बसंत। बच्चों, यहाँ एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को आप भली भांति देखें। पुस्तक में आप 3.3 में दिए गए ए चित्र को देखेंगे। बच्चों, देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा यानी कि सूर्यातप यानी कि धूप अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, इसलिए उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। समझ रहे बच्चों? चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती रहती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। बच्चों, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबी दिन, और जब दिन लंबी होगी तो सबसे छोटी रात होती है, और यह सबसे लंबा दिन होना और रात छोटा होना अयनांत कहलाता है। तो पृथ्वी की इस अवस्था को जो उत्तरी गोलार्ध में हुआ तो उत्तर अयनांत कहते हैं। चलिए बच्चों, अब आपके पुस्तक में चित्र संख्या 3.3 में सी की स्थिति को देखिए। बच्चों, यहाँ 22 दिसंबर को जब पृथ्वी की स्थिति सी की जैसी होती है तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सम्मुख यानी कि सामने रहता है तथा उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर हो जाता है।
तो इस दिन को दक्षिणी अयनांत या शीत अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। बच्चों 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। जब दिन लंबी होगी तो रात तो छोटा होना ही है, जब रातें लंबी होगी तो दिन तो छोटा होना ही है। बच्चों इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, सीधे पड़ती है। तो ये थी सी की स्थिति। सी। अब हम लोग डी और बी इन दोनों चित्रों की स्थिति को समझेंगे। बच्चों 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती है। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, अतः इन तिथियों को दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होती है। दिन और रात का समय बराबर होता है और इस परिघटना को विषुव कहते हैं। विषुव मतलब जिस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है वह घटना विषुव कहलाता है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको अयांत और विषुव में अंतर बतलाना है। बच्चों 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है, जो हम सरस्वती पूजा के समय अनुभव करते हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसके विपरीत ठीक उल्टा उत्तरी गोलार्ध में होगा, यानी कि 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। बच्चों जानने योग्य बातें में एक बात और जान लीजिए कि पृथ्वी का परिक्रमण काल मतलब पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 56 सेकेंड लगते हैं। बच्चों लीप वर्ष क्या है? क्या आपने सुना है लीप वर्ष के बारे में? तो आइए हम समझ लेते हैं लीप वर्ष क्या है। बच्चों आपने देखा होगा कि किसी वर्ष फरवरी 29 दिनों का होता है, यानी कि फरवरी में 29 तारीख आती है और कई सालों में सिर्फ 28 तारीख ही आता है। तो जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है, अर्थात जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। सामान्यतः बच्चों फरवरी 28 दिनों का होता है, यानी कि फरवरी में 28 तक तारीख होता है और एक साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन जिस वर्ष फरवरी का महीना 29 दिनों का हो जाता है तो स्वाभाविक है कि वह वर्ष 366 दिन का होगा, तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। बच्चों जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, मतलब परिक्रमण गति का काल अभी मैंने पूर्व में बताया कि 365 दिन और 6 घंटे का होता है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए एक वर्ष में 365 दिन ही जोड़ते हैं, 365 दिन ही लेते हैं और 6 घंटे को छोड़ते जाते हैं। तो यह जो 6 घंटा हम छोड़ते जा रहे हैं, यह प्रत्येक 4 वर्ष में 6 चौके 24 घंटा बच जाता है। और अब जानते हैं कि 24 घंटा मतलब एक दिन बढ़ जाता है। तो इसी एक दिन को हम लोग उस वर्ष के फरवरी में जोड़ देते हैं, तो वह फरवरी 29 दिनों का हो जाता है। और यही कारण है कि लीप वर्ष में 366 दिन हो जाता है। बच्चों इसी तरह में है कि लीप वर्ष हम कैसे निकालेंगे कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। तो जो वर्ष संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। तो आप वर्ष को भाग देकर देखिए कि 2021 लीप वर्ष है या नहीं। 4 से अगर पूर्णतः विभाजित हो गया तो यह लीप वर्ष होगा, वरना नहीं होगा। आपका उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे 2016 ईस्वी को हम 4 से भाग देते हैं तो भागफल 504 निकलता है और 2016 पूर्णतः विभाजित भी हो जाता है। तो 2016 क्या था?
लीप वर्ष था। और आपको अगला लीप वर्ष कब होगा यह पता लगाने के लिए कह रहा है। तो चलिए मैं बता दूं कि 2016 के बाद अगला लीप वर्ष 2020 था। अब आगे हम लोग 20 इसको भी समझ लेंगे। बच्चों, जिस तरह लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से विभाजित करना पड़ता है, उसी तरह शताब्दी वर्ष के मामले में जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होता है वह लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 1800 ईस्वी लीप वर्ष नहीं था, जबकि 2000 ईस्वी लीप वर्ष था। अब बताइए बच्चों, जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ है, क्या वो हर वर्ष जन्मदिन मना पाते हैं? नहीं, उनका जन्मदिन हर 4 वर्ष में एक बार आता है, क्योंकि फरवरी में 29 तारीख हर 4 वर्ष में एक बार आता है। तो आइए लीप वर्ष को और बेहतर ढंग से आगे हम समझते हैं। अब देखिए, वर्ष 2020 लीप वर्ष था। अभी क्या चल रहा है 2021, लेकिन वर्ष 2020 लीप वर्ष था। और वर्ष 2020 में फरवरी 29 दिन का था, इसलिए वर्ष 2020 में एक साल में 366 दिन हुए थे। लेकिन बच्चों, वर्ष 2021 जो अभी चल रहा है, आने वाला 2022 और 2023 में फरवरी 28 दिन का ही होगा। और इन तीनों वर्षों में वर्ष भर में 365 दिन ही होंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। इनका 6-6 घंटा हम लोग रखते जा रहे हैं, जो एक साथ जोड़ेंगे। अब वर्ष 2024 लीप वर्ष होगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग 2021, 2022 और 2023 और 2024 का ये 6-6 घंटा 24 घंटा हम लोग जोड़ देंगे फरवरी में, तो 2024 का फरवरी 29 दिन का हो जाएगा। तो जब फरवरी 29 दिन का होगा तो वर्ष 2024 में 365 दिन ना होकर 366 दिन हो जाएगा। तो आने वाला वर्ष 2024 लीप वर्ष है। आशा है आप लीप वर्ष को भलीभांति समझ रहे होंगे। बच्चों, आइए और इसको हम थोड़ा विस्तार समझते हैं। आप जान गए हैं कि पृथ्वी को परिक्रमण करने में सूर्य की चारों ओर घूमने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, जिसको हम 1 साल कहते हैं। तो सुविधा के लिए हम लोग 365 दिन ही लेते हैं, 6 घंटे को छोड़ देते हैं। लेकिन 4 वर्षों में यह 6 घंटा 6 चौके 24 घंटा बन जाता है, और 24 घंटा एक दिन के बराबर हो जाता है। तो हर चौथा वर्ष में, जैसे 21, 22, 23 को छोड़ के 24 में, हर चौथा वर्ष के फरवरी में ये बढ़ा हुआ एक दिन जोड़ दिया जाता है। इसलिए लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है। और इसलिए हर चौथा वर्ष भी, जैसे 2020 लीप वर्ष था, अभी 2021, 2022, 2023 और तक हम 6-6 घंटा जोड़ते जाएंगे, और 2024 में 24 घंटा हो जाएगा। तो हर चौथा वर्ष भी 366 दिन का हो जाएगा, और यही वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। तो बच्चों, अब आप लीप वर्ष को समझ गए होंगे। अब जानने योग्य बातें हैं, इसको जान लीजिए कि पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष की कुल लंबाई, मतलब कितना दूर परिक्रमण करना पड़ता है, उसकी कुल लंबाई 965 मिलियन किलोमीटर। बच्चों, एक मज़ेदार काम आपको दिया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट वर्क है, परियोजना कार्य है। दीर्घवृत्त बनाना है आपको। तो यहाँ आप देख लीजिए क्या क्या लेना है। एक पेंसिल, 2 पिन या कांटी, एवं एक धागे का छल्ला, मतलब एक लंबा सा धागा। पिन को या कांटी को ड्राइंग शीट पर या कहीं पर स्थिर, या मैदान में कहीं पर गाड़ दीजिए, स्थिर कर दीजिए, जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है। अब धागे के छल्ले को दोनों पिनों से घेरते हुए एक त्रिभुजाकार बनाइए। चित्र में जैसा त्रिभुज जैसा दिख रहा है, ऐसा धागा को बनाइए, और इसके ऊपरी छोर पर जहाँ पेंसिल आपको दिख रहा है, वहाँ पेंसिल को फंसाइए,
और कस के घुमाते जाइए तो क्या बन जाएगा, कागज़ पर या ज़मीन पर दीर्घवृत्त तैयार हो जाएगा। तो इस दीर्घवृत्त को बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका समझ हो जाए कि दीर्घवृत्त हम किसे कहते हैं। तो बच्चों, आशा है कि इस वीडियो में बताए गए परिक्रमण को आप समझे होंगे, परिक्रमण की गति का महत्व को भी समझ लिए होंगे, लीप वर्ष किसे कहते हैं ये आपकी समझ में आ गई होगी, और ऋतु परिवर्तन, गर्मी, वर्षा, शरद, बसंत कैसे कैसे क्यों बदलता है ये भी आपके समझ में आई होगी। तो बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। लिखने का अभ्यास आप हमेशा जारी रखिए, खुश रहिए, खेलिए। अब अगले वीडियो में हम इस पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास का उदाहरण लाएंगे, आप उन्हें देखकर स्वयं लिखने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।